Students, today the topic for discussion is affective disorders or simply mood disorders. आज हम डिस्कस करेंगे अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को, मूड डिसऑर्डर्स को। बुक्स के अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि अफेक्टिव स्लैश मूड डिसऑर्डर्स। तो अगर हम अफेक्टिव डिसऑर्डर कहें या मूड डिसऑर्डर्स कहें तो इसका मकसद एक ही होगा। अच्छा, इससे पहले ये है कि हिस्ट्री क्या है साइकेट्री की, साइकेट्रिक नर्सिंग की, और फिर उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है वो एक अलग लेक्चर्स में आपको भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप के अंदर। आज के लिए हम अफेक्टिव डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। उसके अंदर क्या आता है, मूड के जो डिसऑर्डर्स है। सबसे पहले हम समझेंगे मूड क्या है या अफेक्ट क्या है, फिर उसके डिसऑर्डर्स क्या है। आपको मतलब नज़र आएगा अफेक्टिव स्लैश मूड डिसऑर्डर्स, अफेक्टिव या मूड डिसऑर्डर्स। आपको अफेक्टिव डिसऑर्डर कहें या मूड डिसऑर्डर्स कहें, मकसद एक ही है। और उसके अंदर डिप्रेशन है, उसके अंदर फिर डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट क्लासेस है, और फिर उसके अंदर एक बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो है। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर का अलग से फिर आपको मैं एक लेक्चर के अंदर आपको मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ कि बाइपोलर डिसऑर्डर फिर क्या है। तो ये सारे अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। लेकिन इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे। उसके अंदर ये अफेक्टिव डिसऑर्डर है सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ये सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर साइकोटिक डिसऑर्डर है, डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स। उसके अंदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजनल डिसऑर्डर, फिर साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, उसके ऊपर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास जो जितनी भी चैप्टर्स के अंदर वो एक दिन हम करिकुलम के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज के लिए अफेक्टिव या मूड डिसऑर्डर्स। अच्छा, ये आपको स्लैश के अंदर दोनों नज़र आएंगे, आप इसको मूड डिसऑर्डर या अफेक्टिव डिसऑर्डर कहें। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को मैं एक फ़र्क समझा देता हूँ कि क्या फ़र्क है। अफेक्ट और मूड के अंदर सिनोनिमसली यूज़ होते हैं, बुक्स के अंदर भी आप देखते हैं सिनोनिमसली यूज़ होते हैं। लेकिन उसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मूड जो है हमारे पास एक सब्जेक्टिव नेचर है। अगर मतलब जिसको आप, एक बंदा आपको बताएगा कि मैं किस तरीके से फील कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक इंसान का इमोशनल स्टेट क्या है उसको हम कहते हैं जो इम्प्लिसिट है, जो कि हिडन है और वो इंसान जानता है, सब्जेक्टिव है टोटली। तो उसको हम कहेंगे मूड, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरा दिल खफा है, मेरे दिमाग के ऊपर बोझ है, दिल के ऊपर बोझ है, ठीक है। जब तक मैं आपको कहूँगा नहीं तो आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एक सब्जेक्टिव फिनोमेना। तो टेक्निकली फिर उसको हम कहते हैं मूड। लेकिन अफेक्ट हम किसको कहते हैं, जब हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे उसके अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मूड और अफेक्ट के अंदर किस तरीके से हम अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। अफेक्ट जो है क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है मूड का। मतलब कि आपको क्या नज़र आ रहा है, एक इंसान बिल्कुल उकताया हुआ है, एक साइड के ऊपर बैठा हुआ है, किसी के साथ बात नहीं करता, फेशियल एक्सप्रेशन से इस तरीके से लग रहा है कि वो सैड है। तो वो चीज़ें जो कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं अफेक्ट। अदरवाइज़ जो है आपको अफेक्टिव स्लैश मूड डिसऑर्डर्स नज़र आते हैं। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन को, फिर उसके टाइप्स को, कॉजेज़ को, और किस तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए मैंने डेफिनेशन लगाई कि मूड डिसऑर्डर क्या है। Also known as affective disorder is a group of condition where a disturbance in the person's mood is the main underlying feature. अफेक्टिव या मूड डिसऑर्डर के अंदर क्या है कि उसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम क्या होगा, उसके अंदर कॉग्निशन नहीं होगा, उसके अंदर हमारा थॉट प्रोसेस के ऊपर नहीं होगा। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक इंसान का जो मूड है उसके अंदर मेन डिस्टर्बेंस होगा, और मेन फीचर मूड के अंदर आपको नज़र आएंगे। उसके ड्यूरेबल इमोशन के अंदर आपको जब डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स या अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। The classification in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) and International Classification of the Diseases.
अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है दोनों के अंदर की गई है। अच्छा, शॉर्टली आपको मैं बता दूं कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस है ना, उनके लिए क्राइटेरिया होता है। जिस तरीके से आप लोगों ने डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए AHN में और उसमें क्राइटेरियाज पढ़े होंगे। मेजर क्राइटेरिया क्या है, माइनर क्राइटेरिया क्या है, मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, और मेजर क्राइटेरिया में से कितने सिम्टम्स होने चाहिए और माइनर क्राइटेरिया के अंदर में से कितने सिम्टम्स होने चाहिए, ताकि हम किसी एक डिजीज़ को डायग्नोज कर सके एक थ्रेशहोल्ड ऑफ डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास जो इंटरनेशनली जो क्लासिफिकेशन के लिए दो किस्म के क्राइटेरिया यूज़ होते हैं जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। अब मेंटल डिसऑर्डर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं डायग्नोसिस के पर्सपेक्ट के लिए या फर्दर थेरेपीज़ के पर्सपेक्ट के लिए, तो उसके लिए दो क्राइटेरिया यूज़ होते हैं। एक होता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का क्राइटेरिया, APA का, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का। और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन वाले जो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक बुक डिज़ाइन की हुई है और उस बुक को कहते हैं DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है। ये हमने हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था कि जी 1963 के अंदर जो है DSM-1 पब्लिश हुआ, और इस तरीके से फिर DSM सेकंड एडिशन, फिर थर्ड एडिशन, फिर DSM-4 आया, फिर DSM-4 के अंदर TV आया। TV का मकसद था टेक्स्ट वर्जन। आप लोगों का जो कोर्स ग्रेड है अभी तक जो बना हुआ है वो DSM-4 TR का है। फिर उसके बाद TV के बाद एक और एडिशन आई जिसको हम कहते थे DSM-4 TR, मीन DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है जी, और उसका एडिशन फोर्थ टेक्स्ट रिवीजन TR। तो आप लोगों की जो क्लासिफिकेशन है वो DSM-4 जो करिकुलम के अंदर है वो DSM-4 TR का है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे अभी डिप्रेशन आप लोगों को मैं बताऊंगा या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है 1913 से हमारे पास DSM 5th एडिशन इन प्रैक्टिस है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है। तो टाइम टू टाइम जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा हम टच देंगे उसका, क्योंकि 1913 से DSM 5th एडिशन इन है, तो उसकी भी डेफिनेटली चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि मूड डिसऑर्डर्स के अंदर, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ निकाले गए हैं, कुछ शिफ्ट हो गए हैं एक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में से दूसरे में से। जिस तरीके से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है तो वो अलग से एक चैप्टर बन गया है, तो वो भी साथ साथ में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल आप लोगों को मैं बताऊं कि दो क्राइटेरियाज में से क्या है, एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ है। ये जो DSM है ये अमेरिका वाली यूज़ करते हैं, और ICD जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ है ये यूज़ करते हैं WHO वाले, ये WHO का है। ठीक है। तो अब 11th एडिशन जो ICD का है वो N है और प्रैक्टिस के अंदर है। तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़, अब ये जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज़ है इसके अंदर ये प्योरली इसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स नहीं है, उसके अंदर बाकी जितनी भी फिज़िकल एलिमेंट्स हैं वो भी है, और साथ साथ में एक कंपोनेंट जो है साइकेट्री का है जिसके अंदर इस तरीके से कोडिंग माइनर मेजर क्राइटेरियाज है जिस तरीके से DSM के अंदर है। तो DSM आप यूज़ करें, ICD आप यूज़ करें, क्राइटेरियाज के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये दो बुक्स है इंटरनेशनली जो कि यूज़ होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन के लिए। अच्छा, मूड और अफेक्ट इज़ अ कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट ऑफ वंस इंटरनल और एक्सटर्नल इमोशंस रिस्पेक्टिवली। जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि हमारे पास क्या है कि जो मूड है और या अफेक्ट, जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि आपको आप देखेंगे कहीं पे तो आपको मूड डिसऑर्डर्स या अफेक्टिव डिसऑर्डर्स नज़र आएंगे, या फिर मूड स्लैश अफेक्टिव डिसऑर्डर्स आपको नज़र आएंगे, तो इसका मकसद एक ही होगा। लेकिन मूड और अफेक्ट क्या है, एक इंसान का कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट ऑफ वंस इंटरनल और एक्सटर्नल इमोशन एक्स रिस्पेक्टिवली। आपकी या तो इंटरनल इमोशंस हो या एक्सटर्नल इमोशंस हो। इंटरनल इमोशंस ऐसे जो आप जानते हैं, एक्सटर्नल इमोशंस ऐसे हैं जो कि कोई दूसरा बंदा साथ में ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी ऑब्जर्वेशन कर सकता है। तो क्या है कि आपके इमोशनल स्टेट का, लेकिन इमोशनल स्टेट का ये मकसद नहीं है आपको थोड़े टाइम के लिए गुस्सा आ गया, ठीक है, आप थोड़े से टाइम के लिए किसी बात के ऊपर परेशान हो गए, उसका मकसद ये नहीं है कि आप डिप्रेशन के अंदर है, उसका अपना एक क्राइटेरिया है।
तो कंपैरेटिवली स्टेबल स्टेट है आपके इंटरनल या एक्सटर्नल इमोशंस के रिस्पेक्टिवली। क्या मकसद हो गया कि अगर आपके इंटरनली आप जिस तरीके से फ़ील कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि दिमाग के ऊपर बोझ है, सर के ऊपर बोझ है, आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, काम में दिल नहीं लग रहा, खाने में दिल नहीं लग रहा, ठीक है जी, आप दुनिया से बिल्कुल बेजार हो गए हैं, कोई चीज़ आपको मज़ा ही नहीं देती, तो हम कहते हैं कि भी ये आपकी इंटरनल फीलिंग है, तो इसको हम कहते हैं मूड। आप बिल्कुल उस इन फीलिंग के वजह से बाकी लोग किस तरीके से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो किस तरीके से देखते हैं कि बिल्कुल आप अफ़सरदा है, अफ़सरदा नज़र आ रहे हैं, लोगों से बात नहीं करते, आपकी जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है वो कम हो गए हैं, आइसोलेशन में चले गए, तो वो ऑब्जेक्टिवली आप देख सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि एक एक्सटर्नल इमोशंस है जो कि लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको हम अफेक्ट कहते हैं। जो इंटरनल आपके इमोशंस है जो आप फील करते हैं उसको हम मूड कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है रेंज। द रेंज ऑफ मूड डिसऑर्डर्स वेरी फ्रॉम अ वेरी लोज ऑफ डिप्रेशन टू वेरी हाइज ऑफ मैनिया। अब मूड जाहिर सी बात है कि कभी कभार आप बहुत ज़्यादा हाई फील करेंगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, ठीक है। तो उसका रेंज क्या है कि आप या तो एक एक इसको हम कहते हैं यूथेमिया, आपका मूड नॉर्मल है, यूथाइमिक है आप, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं यूथाइमिक नॉर्मल मूड के अंदर है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अच्छा फील नहीं करते, आप लो फील करते हैं, आप सैड फील करते हैं, आप ब्लू फील करते हैं, ठीक है। तो मतलब वो ब्लू फीलिंग आपकी ओवर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसको हम कहेंगे कि आप डिप्रेशन के अंदर है। नॉर्मल रेंज से आप बहुत ज़्यादा हाई फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिवनेस है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सा बिहेवियर आपके अंदर आ गया है, बहुत ज़्यादा शौक़ चंचले हो गए हैं आप, और मतलब एक मतलब एग्रेशन किस्म का आपके अंदर आ गया है। हम कहते हैं ना कि मतलब आप अपने होश हवास में नहीं, बहुत हाइज़ में जा रहे हैं और एक ख़ास पीरियड के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साइकोटिक सिम्टम्स है या नहीं है, मैनिया हाइपोमेनिया के अंदर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेंज इसका क्या है कि आप बहुत ज़्यादा हाइज़ के अंदर जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, और यू कैन गेट इनटू द लोएस्ट पॉइंट वेयर इट विल बी मार्क्ड एज डिप्रेशन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हम डिस्कस करेंगे। मैनिया एंड हाइपोमेनिया और ऑन द अदर साइड ऑफ द कंटिन्यूम, मैनिया हो गया, हाइपोमेनिया हो गया, और फिर उसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर भी अलग से हमारे पास है। तो दूसरे साइड के ऊपर मैनिया या हाइपोमेनिया है, ये मैनिया हाइपोमेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डिप्रेशन के साथ मैनिया जब अल्टरनेट करता है तो उसको हम फिर बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। मूड डिसऑर्डर्स आल्सो इंक्लूड बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है जी। अब इसके अंदर बाइपोलर जो मूड डिसऑर्डर है, इसके अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर भी हैं, जिसे आपको मैंने कहा कि अलग से लेक्चर के अंदर इसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। अच्छा जी, मूड डिसऑर्डर्स vary by grouping such as that of elevated mood such as mania or hypomania, depressed mood, of which the best known and most research is major depressive disorder MDD। अब major depressive disorder भी हम डिस्कस करेंगे कि major depressive disorder हम कब कहेंगे कि जब वो सिग्निफिकेंटली आपके एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करे, ऐसा डिप्रेशन। एक तो मतलब आप माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन के अंदर होते हैं, एक होते हैं ग्रॉस डिप्रेशन के अंदर, कि मतलब आपके एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ के अंदर वो इंटरफेयर करे। वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ क्या है, जिस तरह आपका सोना है, आपका खाना है, आपका आराम करना है, आपका कोई स्टडी आपने करनी है, कोई जॉब आपने करना है, और उसके अंदर ग्रॉसली वो डिसरप्शन प्रोड्यूस करे, वो लो मूड, जो आपका लो मूड है, तो उसको हम कहते हैं मेजर डिप्रेशन। या तो फिर हाईली आप जा सकते हैं मैनिया में या हाइपोमेनिया में, या लॉज के अंदर आप जा सकते हैं। और एमडीडी को कॉमनली कॉल्ड क्लिनिकल डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन। एमडीडी को हम मेजर डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन भी कह सकते हैं, यूनिपोलर डिप्रेशन भी कह सकते हैं, या उसको हम डीआई भी कह सकते हैं, डिप्रेसिव इलनेस। तो ये सारे नाम हैं मेजर डिप्रेशन के। एंड मूड्स विच साइकिल बिटवीन मेनिया एंड डिप्रेशन नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर, फॉर्मली नोन एज मैनिक डिप्रेशन। पहले इसको मैनिक डिप्रेशन कहा जाता था, अब उसको क्या कहते हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर।
BAD। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट के साथ क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा हाइज़ के अंदर जाता है, फिर थोड़ा सा आ जाता है नॉर्मलाइज, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा लोज के अंदर जाता है, और ये स्पाइक्स उसके लाइफ टाइम के अंदर उसको हो रहे होते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। Mood disorders may also be triggered by some medical condition or sometimes may be due to the effect of some substance। बहुत सारे causes है, लेकिन किसी medical disorder से भी हो सकते हैं। जिस तरीके से सपोज किसी को पिट्यूटरी प्रॉब्लम है, हाइपर पिट्यूटरिज्म है, पिट्यूटरी एडेनोमा है, या किसी को फ्यूक्रोमोसाइटोमा है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप आप मैनिया के अंदर जा सकते हैं। कैटेकोलामाइंस आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं, सेरोटोनिन नॉरेफिनेफ्रिन आपके ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ कर जाएगा, एक्सेस कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको आप हाइज़ के अंदर जा सकते हैं, आपको मैनिया हो सकता है। कभी कभार कुछ डिजीज़ के अंदर आपको जिस तरीके से कोई हेड इंजरी हो गई, कोई मतलब हाइपोपिट्यूटरिज्म हो गया, और ऐसी सिचुएशन हो गई, तो उन सिचुएशन के अंदर आपका नॉरेफिनेफ्रिन सेरोटोनिन लेवल कम हो सकता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के अंदर जा सकते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको डिप्रेशन या मैनिया कॉज कर सकती हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ में हम डिटेल के अंदर ये डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आप साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस लेते हैं, जिस तरीके से आजकल लोग आइस यूज़ कर रहे हैं, कोकेन यूज़ करते हैं, तो इनको PCP यूज़ करते हैं, LSD यूज़ करते हैं, आगे ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे लोग जो है मैनिया में चले जाते हैं जब वो एब्यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे मेडिसिन को, तो वो हाइज़ के अंदर चले जाते हैं। जिस तरीके से आइस कोई लेता है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्राइम रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइज़ के अंदर चला जाता है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है, उसके दिल से खौफ ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एलेटेड मूड के अंदर चला जाता है, मूड उसका एलिवेटेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मैनिया। या ऐसे पेशेंट्स जो कि जिस तरीके से मतलब नारकोटिक एनाल्जेसिक्स लेते हैं, नारकोटिक्स लेते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स लेते हैं, बार्बिटूरेट्स लेते हैं, और वो एब्यूज़ करते हैं, तो उसके साथ जो है पेशेंट्स को डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है कि मतलब कॉजेज़ आगे हम डिस्कस करेंगे। अब डिप्रेशन हमारे पास क्या है, ठीक है? इट इज़ इन अफेक्टिव डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट सैडनेस, लो एनर्जी लेवल एंड सेल्फ एस्टीम, hopelessness, worthlessness, which can include suicidal ideation, and these symptoms can be associated with certain somatic complaints। अब हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास ये सिम्टम्स आपको परसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए हो, आप बिल्कुल सैड फील कर रहे हो, आप इस तरह फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी कम हो गई है, ठीक है, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, ठीक है, आप सोशल आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है, लोगों से बात करना आप पसंद नहीं करते हैं, आपके सर के ऊपर बोझ रहता है, दिमाग के ऊपर बोझ रहता है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल अलग थलग से रहें, लोगों के साथ ना मिले, ठीक है, इसकी वजह से आपका सेल्फ इस्टीम भी लो हो जाता है। फिर आप होपलेसनेस के शिकार हो जाते हैं, आपको दुनिया के अंदर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, आपको दुनिया के किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहती, और मेजर डिप्रेशन जब होता है तो उसके अंदर एक दुनिया का मकसद क्या है कि लैक ऑफ प्लेजर इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ के मतलब के डिप्रेशन से पहले या नॉर्मली इंसान एक मतलब काम को आप इंजॉय करते हैं या आप इंजॉय करते थे पहले और अब नहीं करते। जिस तरीके से आप किसी जगह के ऊपर जा रहे हैं, फ्रेंड के पास जा रहे हैं, आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, टूर के ऊपर जाते हैं, और इन चीज़ों को आप खेलते हैं, आप उन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, तो उन एंजॉयबल चीज़ों के अंदर जो है आपको एंजॉयमेंट नहीं मिलती, प्लेजरेबल एक्टिविटी के अंदर आपको प्लेजर नहीं मिलती, तो ये साथ में होता है एनहेडोनिया एक कंडीशन। फिर आप क्या हो जाते हैं, आप जब ये सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाती है दुनिया की, तो फिर आप किस स्टेट के अंदर चले जाते हैं, अगले स्टेट में चले जाते हैं, और उस अगले स्टेट को हम क्या कहते हैं, होपलेसनेस। आपके अंदर नाउमीदी बढ़ जाती है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, दुनिया बेकार है, चीज़ें अच्छी नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, दुनिया के जो भी बहुत सारे हम उम्मीदें रखते हैं, और उसी उम्मीदों के ऊपर हम फलते हैं, बढ़ते हैं, और उनके सहारे हम जीते हैं, ठीक है, उनके सहारे हम अपने अंदर एक
कॉन्फिडेंस लेकर के आते हैं और कुछ काम करते हैं दुनिया के। तो होपलेसनेस, जब आपको होपलेसनेस हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका सेल्फ इस्टीम भी डाउन, आप होपलेस भी हो गए, तो आपको एक फीलिंग क्या आ जाती है, वर्थलेसनेस की। अब वर्थलेसनेस की फीलिंग कैसी होती है कि भी मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, ना तो मैं रिश्तेदारी की का हूँ, ना मैं अपना कोई काम कर सकता हूँ, मैं तो दुनिया के अंदर बिल्कुल फजूल पैदा हुआ हूँ, मेरा तो कुछ काम ही नहीं है, मेरा तो कोई मकसद ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ख़ुद भी खुश नहीं हूँ, मैं तो और भी कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो वर्थलेसनेस का एहसास, और ये बिल्कुल एक सीवियर स्टेज होता है कि जब आपको वर्थलेसनेस का एहसास हो जाता है, क्योंकि जब आप अपने आप को वर्थलेस फील करेंगे ना तो आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन जन्म देंगे, आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन आएंगे, आप ख़ुदकशी का सोचेंगे, आप अपने आप को नुकसान देने का सोचेंगे। ठीक है। तो जब इंसान के अंदर ये आ जाता है ना कि आई एम अ वर्थलेस थिंग, आई एम अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट, सो what we normally do with the worthless object, we discard that. So at the end of the day you think that I should discard myself, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं जीनी, ठीक है, मैं एक वर्थलेस चीज़ हूँ, तो मुझे अपने ज़िंदगी वर्थलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, मेरी जान की कीमत नहीं है, मेरे दुनिया में होने की कोई कीमत नहीं है, और मैं बोझ हूँ दुनिया के ऊपर। तो ये जब ख़यालात आपको आते हैं तो ये सब्सिक्वेंटली आपको किस चीज़ की तरफ लीड करती हैं, आपको लीड करती हैं सुसाइडल आइडिएशन। फिर आप सोचते हैं, ख़ुदकशी का सोचते हैं, और फिर इस तरीके से मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। और कभी कभार ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, सैडनेस का, सेल्फ इस्टीम आपका लो हो गया, अच्छा एपेटाइट आपका अक्सर जो है डिक्रीज़ हो जाता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन के अंदर होती हैं, लेकिन जस्ट एन डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ें। और साथ साथ में अक्सर ये होता है कि समटाइम्स जो है ये सिम्टम्स कैन बी एसोसिएटेड विद सर्टन सोमैटिक कंप्लेंट्स, आपको कभी कभार सोमैटिक कंप्लेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। अब वो सोमैटिक कंप्लेंट्स क्या होते हैं कि आपको हेडेक शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपको कमर के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा, आपको वॉन्डरिंग पेन शुरू हो जाएंगे, आपको गैस्ट्राइटिस शुरू हो जाएगा, कैटेकोलामाइन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब ये सोमैटिक किस्म के सिम्टम्स आपको शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हेडेक होगा, बॉडी के अंदर जो मेन चीज़ होती है कि वॉन्डरिंग पेन होते हैं, आपको कभी आपके हाथ में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, तो इस तरह के आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी साथ साथ में शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं। देयर कैन बी सो मैनी कॉजेज़ अपार्ट फ्रॉम दीज कॉजेज़, के मतलब क्या कॉजेज़ हो सकते हैं डिप्रेशन के अंदर। अब पर्सनल के अंदर आप देखें, लाइफ़स्टाइल, आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप सोशल है, लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना एंजॉय करते हैं, या फिर आप किनाराकशी करते हैं, आप किस तरीके से अपने लाइफ को आपने मैनेज किया हुआ है, आपके रिक्रिएशन किस तरीके से अपना करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपना फ्री टाइम कैसा स्पेंड करते हैं, अपने प्रोडक्टिव टाइम को किस तरीके से प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो लाइफ स्टाइल के अंदर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स विच यू शुड हैव टू लुक फॉर। ठीक है, जिस तरीके से सब्सटेंस यूज़ है या सब्सटेंस अब्यूज़ है, कि आप कुछ सब्सटेंस को पहले यूज़ करते हैं और फिर उसके अब्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। तो आप जिस तरीके से आप स्मोक करते हैं, स्मोकिंग से जो है आप स्विच हो गए, कोई चरस वगैरह पीना शुरू कर दिया, कोई और सब्सटेंस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारे आपके पर्सनल लाइफ के अंदर आते हैं। जो पर्सनल लाइफ के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब वो डिसरप्टेड है, तो मतलब वो आपको डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। जिस तरीके से आप सही तरीके से अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आप रिक्रिएशन आप सही तरीके से नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ कांटेक्ट आपके अच्छे नहीं हैं, गिव एंड टेक आपका रिलेशनशिप के अंदर अच्छे नहीं है, रेसिप्रोसिटी जो है उसके अंदर इक्वालेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिर डिप्रेशन की तरफ लेकर के जा सकती हैं। फिर साइकोसोशल के अंदर क्या है, डिसरप्टेड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप,
साइकोसोशल के अंदर क्या है, फैमिली के अंदर आपके किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ऑफिस के अंदर किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आपके जो रिलेशनशिप है लोगों के साथ वो सेटिस्फाइंग नहीं है, वो आपके लिए मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आपको उसके ऊपर अच्छे कमेंट्स नहीं मिलते, या मतलब आप उसको उस तरीके से निभा नहीं सकते जिस तरीके से निभाना चाहिए, या फिर अगर आप उस तरीके से करते भी हैं लेकिन आपकी परसेप्शन ऐसी है कि जी मेरी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं। तो जब आपकी ये सेटिस्फैक्शन लेवल इसके अंदर नहीं होती तो फिर क्या होता है, फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता से आप सैडनेस के शिकार हो जाते हैं, वो परसिस्टेंट हो जाता है, वो आप का एक मेंटल स्केमा बन जाता है, और मेंटल स्केमा बनने के बाद वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाती हैं। अच्छा जी। जिस तरीके से आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम को देखें, जिस तरीके से लाइक डिस्प्यूट्स इन द फैमिली, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट्स विद फ्रेंड्स एंड कोलीग्स है, आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी हज़ारों चीज़ों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती है, या कोलीग्स के साथ आ जाती हैं, ठीक है जी, साथ साथ में मैरिटल इशू है, मियाँ बीवी के बीच में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी पर्सपेक्ट्स है, डिवोर्स जो है बहुत बड़ा एक इशू है जो कि हमारे यहाँ पे है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने किसी जगह के ऊपर आप काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, आपने उसके अंदर प्रॉपर्टी को लूज़ किया, या जिस तरीके से अभी आजकल मीडिया के ऊपर आप लोगों को देख रहे हैं ना कि लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं तो वो एहतजाज करके बाहर निकल रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कहते हैं हम बड़े परेशानी के शिकार हैं क्योंकि उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं और उनको लॉस हो रहा है, या फिर खुदा न खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर आप अपने बड़े हिस्से प्रॉपर्टी आपका लॉस हो जाए, नियर एंड डियर बेरेवमेंट हो जाए, ठीक है, नियर एंड डियर को आप लॉस करें, ठीक है जी, आपके लाइफ स्टाइल के अंदर सडन चेंज आ जाए, सडन चेंज इन लाइफ स्टाइल, ठीक है, आप किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, एकदम वहाँ से आप फायर हो गए, ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, आप अच्छा खासा कमा रहे थे, खुदा न खास्ता कोई आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, कोई एक्सीडेंट हो गया, आप इस काबिल नहीं हैं कि वो काम कर सके, तो या फिर मतलब किसी वजह से जो है आपकी जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन हो गई, किसी दूसरे नए एनवायरनमेंट के अंदर चले गए, उसके अंदर आप सही तरीके से अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको डिप्रेशन के अंदर लेके जा सकती हैं। डिज़ास्टर्स हैं, बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं, फ्लड्स है जिसके अंदर नुकसान हो जाता है, या फिर मतलब प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, या फिर उस डिज़ास्टर की वजह से कोई आपकी फैमिली, आप खुद कोई सफ़र कर जाते हैं, या फिर आप इस तरीके से हैं कि सेंसिटिव पर्सनालिटी है आपकी और आप उन चीज़ों को देखते हैं जो लोगों के साथ कोई मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, जिस तरीके से आजकल कोविड चल रहा है, तो इसकी वजह से जो सेंसिटिव लोग हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि इस वजह से डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं कि ये क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब ये भी एक डिज़ास्टर सिचुएशन है। And nowadays, अच्छा अब ये nowadays most of the people are in depression due to this COVID-19 which can convert to major depressive disorder in some sensitive people, जो sensitive जैसे आप लोगों को मैंने कहा कि कुछ sensitive people है, तो अब बहुत सारे लोग जो है वो मेजर डिप्रेशन के अंदर चले भी गए हैं, ठीक है, कोविड, क्योंकि ये मतलब कहानी बहुत लंबी हो गई और बहुत सारे इम्पैक्ट्स लोगों के ऊपर आ रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है, बहुत सारे हैं, तो उस वजह से लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं। फिर इंजरी, ठीक है, जिस तरीके से आपको ट्रामा हो जाता है, और लेटर इन लाइफ, ठीक है, अब बर्थ के अंदर जिस तरीके से मतलब कैपेट मेडुसा, कैपेट सक्सेडिनम हो जाता है, हेड इंजरी हो जाती है, फोर्सिप डिलीवरी होती है, किसी भी वजह से हेड इंजरी हो जाती है, बाद में जा कर के प्रॉब्लम हो सकती है, या लेटर इन लाइफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका स्पेशली लिम्बिक सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है, और वहाँ पे जो है आपका सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल कम हो जाता है, तो उस वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है, स्टडीज़ की गई हैं डिफरेंट उसके ऊपर कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हैज़ अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन कॉजेशन ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, कि जिन लोगों को फैमिलीज़ के अंदर, अब ये चीज़ फैमिलीज़ के अंदर रन करती है कि मतलब उस फैमिली के अंदर लोगों के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है,
ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी साथ में होती है। जेनेटिक जो टू हिट थ्योरी आप लोगों को मैंने समझाई है हिस्ट्री के अंदर, कि उसके अंदर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, आपको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है। तो मेनली जो है हमारे पास सेम जेनेटिक्स के लोग अक्सर सेम इन्वायरमेंट को भी शेयर करते हैं। तो आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है तो फिर आपको ज़्यादा वल्नरेबल है कि आपको डिप्रेशन हो। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जिस तरीके से आप आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपके बहुत सारे और वेरिएबल्स है इन्वायरमेंट के अंदर कि वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। आपका इवन आपके ज्योग्राफी, आपके बहुत सारे लाइफ की ऐसी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी आपको मतलब जेनेटिक के साथ मिल करके वो आपको डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। सम न्यूरोट्रांसमीटर्स अल्टर in the course of depression in which 5-HT and NE are theorized to be decreased in CNS। अब डिप्रेशन के हवाले से ये थ्योरी है मैन, और जैसे आगे हम साइकोफार्माकोलॉजी डिस्कस करेंगे ना, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन की, फिर उनकी क्लासेस की कि किस तरीके से जा करके वो ब्रेन के किस पार्ट के ऊपर, किस रिसेप्टर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं और फिर क्या वो चेंजेस लेकर के आती हैं, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर क्या है कि मेन प्रॉब्लम क्या होती है डिप्रेशन के अंदर, जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कहे जाते हैं कि उनका ज़्यादा अमल दखल है, और वो क्या है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, ठीक है जी, 5-HT, जिसको आप सेरोटोनिन कहते हैं। तो सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है या नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है जी। तो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन जब सीएनएस के अंदर कम हो जाते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि जी ये डिप्रेशन को कॉज करती है। और अब मेडिसिन को अगर आप देख लें तो मेडिसिन भी मतलब वही काम करते हैं कि आगे हम डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से आपके SSRIs है, SNRIs है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन जो है जिस तरीके से SSRIs हैं, तो सेरोटोनिन के रीअपटैक को साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो मना करती है, वो रीअपटैक नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता से साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आपका जो सेरोटोनिन लेवल है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल है, वो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन के जो साइन सिम्टम्स है वो कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है साइन सिम्टम्स टाइप्स नर्सिंग इंटरवेंशन, इसके लिए आप लोगों के साथ ये मैं शेयर करता हूँ कि डिप्रेशन जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि आगे, तो ये मैं आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी, ये आप देख लीजिएगा कि एवरीवन ओकेजनली फील्स ब्लू और सैड, बट दीज फीलिंग्स आर यूजुअली फ्लीटिंग। Fleeting means short-lived and pass within a couple of days. When a person has a depressive disorder, it interferes with daily life, normal functioning, and causes pain or both the person with the disorder and those who are about him or her. Depression is a common but serious illness, and most who experience it need treatment to get better. अब क्या है कि ज़िंदगी के अंदर जैसे आपको मैंने कहा कि डिफरेंट ऐसे हालात आते हैं दिन में, कभी हम सैड भी हो जाते हैं किसी बात के ऊपर, किसी वजह के ऊपर, और फिर जो है हम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि परसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ एटलीस्ट आप जो है ब्लू फील करते हैं, सैड फील करते हैं, आपको खुशी नहीं आती, आप चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, आप अपने सही तरीके से आपका रेस्ट नहीं होता, स्लीप के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं, आपके खाने पीने के अंदर, डेली रूटीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये है हमारे पास। और डिप्रेशन आप देखें हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, फिर पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन का रेट जो है कहा जाता है कि मतलब 47 to 51% तक पहुंच गया है। तो बहुत बड़ा ये एक अलमिया है हमारे लिए। और फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी हमारे पास जो मेंटल डिसऑर्डर्स है, फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड जो है हमारे पास, ये फोर्थ लीडिंग कॉज के ऊपर मेंटल डिसऑर्डर्स जो है ये डिसेबिलिटी और बर्डन ऑफ डिजीज़ को कॉज करती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब रेशल आप जिस तरह हमने बात की कि जी ब्लैक पॉपुलेशन के अंदर ज़्यादा कॉमन है ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अब आप सेक्स वाइज देखें कि MDD इज़ डायग्नोज मोर कॉमनली इन वेमेन विद अ प्रेवलेंस ट्वाइस दैट ऑब्जर्व्ड इन मेन।
एंड प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर अफेक्टेड इक्वली। अब ये देखें कि रिसर्च ये कहती हैं कि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है या डिप्रेसिव इलनेस है तो कंपैरेटिवली फीमेल के अंदर ज़्यादा है, मीन के डबल है एज़ कंपेयर टू मेल। ठीक है, लेकिन अगर हम प्री प्यूबर्टल एज की बात करें कि प्यूबर्टल से पहले के एज की, तो फिर उनमें इक्वली जेंडर वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी, देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, द मोस्ट आर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड डिस्थाइमिक डिसऑर्डर। ठीक है जी, अब इसके अंदर डिस्थेमिया, मेजर डिप्रेसिव, बहुत सारे जो टाइप्स है और उसके अंदर जो चेंजेस हुई है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेजर डिप्रेशन। जैसे आपको पहले मैंने बता दिया, इसको हम मेजर डिप्रेशन कह सकते हैं, यूनिपोरल डिप्रेशन कह सकते हैं, या फिर हम इसको डिप्रेसिव इलनेस कहते हैं। अब इस कब हम इसको कहेंगे? इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स दैट इंटरफेयर विद द पर्सनस एबिलिटी टू वर्क, स्लीप, स्टडी, ईट एंड एंजॉय वंस प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। ऐसा डिप्रेशन जो कि ग्रॉसली इंटरफेयर करे, जैसे आपको मैंने कहा सिंपली कि ग्रॉसली आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के अंदर एडीएल्स में ग्रॉसली जब वो आपको इफेक्ट करे, तो दैट मीन कि मतलब सम हाउ यू हैव गॉट इनटू डिप्रेसिव इलनेस, यू हैव गॉट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब व्हेन दीज सिम्टम्स आर देयर, क्या सिम्टम्स है कि व्हेन यू आर अनएबल टू परफॉर्म योर वर्क इफेक्टिवली, व्हेन योर स्लीप इज डिस्टर्ब, व्हेन यू cannot study up to the level which it should have to be, when your eating is disturbed. Either in most of the instances you will be prey to anorexia, but in some of the instances polyphagia हो सकता है। और अनदर एस्पेक्ट जो है वो क्या है कि एनहेडोनिया, मीन कि जी यू विल लॉस प्लेजर इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ वंस, मतलब यू विल लॉस टू हैव जॉय and activities which you sometimes previously in your life you used to enjoy those things. At this particular moment you won't be able to enjoy all those things which you enjoyed in the past, or normally जो चीज़ें हैं कि people enjoy most of the times, you might not be able or you certainly will not be able to enjoy all those activities, recreation करना है, सारी चीज़ें करना है। तो जब ग्रॉसली इन एरियाज ऑफ फंक्शनिंग को जब आपका वो परसिस्टेंट लो मूड जो है उसको अफेक्ट करें, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेसिव इलनेस। Major depression is disabling and prevents a person from functioning normally. An episode of major depression may occur only once in a person's lifetime, but more often it recurs throughout a person's life. They call the more severe short lasting type major depression. अब कभी कभार ऐसा होता है कि जी आप डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, तो मतलब इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस इस तरह होता है कि फर्स्ट टाइम आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप विद ट्रीटमेंट और विदाउट ट्रीटमेंट आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस क्या होता है कि आपको वो रिकर हो जाता है, आप थोड़े सी यूथेमिक हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर अगर कोई इस तरह की सिचुएशन, और ये पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप एंक्शियस पर्सनालिटी के अंदर है, ठीक है जी, आप अनकास्टिक पर्सनालिटी के हैं, ठीक है जी, आप हिस्टेरियोनिक पर्सनालिटी के हैं, पर्सनालिटी टाइप आपका ऐसा है, और साथ में आपको डिप्रेशन हो गया, तो इसके रिकरेंस के चांसेस फिर ज़्यादा होती हैं कि मतलब आपको बार बार वो डिप्रेशन, आप यूथेमिक हो जाते हैं, फिर आपको एपिसोड हो जाता है, फिर आप यूथेमिक हो जाते हैं, नॉर्मल मूड में आ जाते हैं, फिर आपको एपिसोड हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिएगा डिस्थेमिक डिसऑर्डर, डिस्थेमिया। ठीक है जी, इसको हम डिस्थेमिया कहते हैं या डिस्थाइमिक डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि जब आपको डिप्रेशन हो, ठीक है, लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरह सिम्टम्स ना हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो। ठीक है, ड्यूरेशन मीन कि परसिस्टेंटली आपको 2 साल या 2 साल से ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो, लेकिन साइन सिम्टम्स उसके लेस सिवियर हो, माइनर साइन सिम्टम्स हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपल है, इसको हम कहते हैं डिस्थाइमिक डिसऑर्डर या डिस्थेमिया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्थेमिया। इस अब DSM 5th एडिशन के अंदर इसको PDD कहते हैं, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आगे हम डिस्कस करते हैं।
It is also called dysthymia, is characterized by long-term 2 years or longer, but less severe symptoms that may not disable a person but can prevent one from functioning normally or feeling well. ठीक है, people with dysthymia may also experience one or more episodes of major depression during their lifetime. उनको मेजर डिप्रेशन भी ऐसे लोगों को हो सकता है लाइफ टाइम के अंदर, लेकिन क्या है कि ये मेजर डिप्रेशन की तरह आपको इतने बड़े आपकी एडीएल्स के अंदर बड़ा डिसरप्शन तो नहीं डालते, लेकिन आपकी जो ज़िंदगी के नॉर्म्स है ना, वो नॉर्मेलिटी थोड़ी सी कम कर देती है। वो नॉर्मेलिटी क्या है, आप खाने पीने के ऊपर भी आपका असर पड़ेगा, आप अक्सर औक़ात जो है अच्छा फ़ील नहीं करेंगे, स्लीप के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, तो मतलब माइल्ड से सिम्टम्स होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रेस करेगी, लेकिन वो माइल्ड सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे टाइम के लिए होंगे, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा डिस्थेमिक डिसऑर्डर के अंदर। फिर साइकोटिक डिप्रेशन है। साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर क्या है कि मतलब आपको साथ साथ डिप्रेशन के साथ साथ आपको कोई एक या दो या एक से ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं साइकोसिस के। दिस अकर्स व्हेन अ सिवियर डिप्रेसिव इलनेस इज अकम्पनीड बाय सम फॉर्म ऑफ साइकोसिस सच एज ब्रेक विद रियलिटी, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। कि जब आपको साथ साथ में अफेक्टिव सिम्टम्स के साथ या इमोशनल सिम्टम्स के साथ साथ आपको थॉट के प्रॉब्लम हो रहे हो या आपको साइकोसिस हो रहा होता हो। अब साइकोसिस हम किसको कहते हैं, दो चीज़ें समझ ले आगे आपको मैं। दो कॉन्सेप्ट से हमारे यहाँ पे साइकेट्री के अंदर दो किस्म के डिसऑर्डर्स को हम डिवाइड करते हैं, दो किस्म के डिसऑर्डर्स को। अब एक किस्म के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं साइकोसिस, एक किस्म के डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं न्यूरोसिस। ठीक है, एक लाइन है जिस तरीके से हम कहते हैं एंग्जाइटी है। ठीक है जी, आपको डिसफंक्शनल एंग्जाइटी हो रही है, डिस्ट्रेस हो रहा है आपको। ठीक है जी, आपको डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है जी, माइल्ड डिप्रेशन हो रहा है, आपको डिस्थेमिया हो रहा है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स हमारे पास हम पुट करते हैं उनको न्यूरोसिस में। ठीक है, अब वो न्यूरोसिस क्या है कि ऐसे डिजीज़ मेंटल डिसऑर्डर्स जिसके अंदर आप रियलिटी से टच में होते हैं, हकीकत से टच में होते हैं। अब हकीकत में टच से क्या मतलब है, हकीकत में टच से मकसद ये है कि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, आपको कोई मतलब एबनॉर्मल थॉट्स इतने नहीं आ रहे हैं, हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स वगैरह आपको नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, ज़िंदगी की जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, और सोसाइटी के अंदर आपको एक नॉर्मल के इंसान के तौर के ऊपर एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप इसको हम कहते हैं कि जी व्हेन यू आर इन टच विद रियलिटी। तो उन सब डिसऑर्डर्स को हम पुट करते हैं किस चीज़ में, न्यूरोसिस में। दूसरा क्या है, साइकोसिस। साइकोसिस के अंदर मेन चीज़ क्या है कि व्हेन यू लॉस टच विद रियलिटी, आप रियलिटी से टच को लॉस कर देंगे। रियलिटी से टच को लॉस क्या है, सपोज़ आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हेलुसिनेशंस आपको हो रहे हैं। नॉर्मली तो हम सुनते हैं ना, लेकिन सुनते हैं उन चीज़ों को जो जो उसका कोई फैक्चुअल हो। ठीक है, आपको कोई आवाज़ दे रहे हैं, आपको कोई, आप देखते हैं, सही है, विजुअल आप देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो आपके सामने होती है। ठीक है, आप फील करते हैं उन चीज़ों को जो आपको टच होती है। ठीक है, आप स्मेल करते हैं उन चीज़ों को जो एक्चुअली वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जब वो चीज़ें ना हो, ठीक है, अब वो नॉर्मेलिटी का जो फंक्शन है वो आपका क्या हो जाता है, चला जाता है एबनॉर्मल की तरफ। ठीक है, कुछ कोई चीज़ है नहीं और आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जी भाई ये तो इधर सांप चल रहा है। ठीक है जी, ये तो कोई चीज़ मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है, मेरे साथ रूम में कोई बंदा है। ठीक है जी, मैं किसी को देख रहा हूँ। ठीक है, और एकदम से जो है आप उसके ऊपर बातें शुरू कर देते हैं, या आपके खानों में आवाज़ें आ रही है। ठीक है, वो आवाज़ें जो कि नॉर्मली लोगों को आपके साथ है उनको नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। तो इसका मकसद क्या है कि मतलब वो चीज़ें रियल नहीं है, आप रियलिटी से टच को आपने लूज़ कर दिया, या आपको डिल्यूजन जिस तरीके से हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डिल्यूजन से आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, कि आपको ग्रैंडियोसिटी के डिल्यूजन हो रहे हैं, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन हो रहे हैं। ठीक है जी, कैपक्रॉस डिल्यूजन आपको हो रहे हैं, फ्रैगुलर डिल्यूजन आपको हो रहे हैं, किसी भी किस्म का आपको मीन के जी आपको क्या हो रहे हैं, डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या है, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। आपको कोई फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ हो रहे हैं, आपको जो है कोई फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर हुआ है। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है
कि इसके अंदर आप रियलिटी से टच को लूज़ कर जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइकोसिस या साइकोटिक सिम्टम्स। समझ गए? तो साइकोटिक डिप्रेशन अब आसान होगा आप लोगों के लिए कि जी साइकोटिक डिप्रेशन, जब डिप्रेशन हो, इमोशनल सिम्टम्स हो रहे हो, लेकिन साथ साथ में कोई एक या एक से ज़्यादा आपको साइकोटिक सिम्टम्स हो रहे हो, जिस तरीके से हेलुसिनेशंस है या डिलूजन्स है, ठीक है जी, ब्रेक विद रियलिटी है, ठीक है जी। तो हेलुसिनेशंस क्या है? हेलुसिनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है जी। अब आपको फॉल्स परसेप्शन हो रहे हैं। फॉल्स परसेप्शन क्या है? आपको कुछ दिख रहा है जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आपको आवाज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। आपको कोई आवाज़ आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, कोई कमांड आपको दे रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती। फॉल्स परसेप्शन, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई नहीं है, ठीक है। तो विदाउट फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई नहीं है, आपको आवाज़ें आ रही हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, आपको स्मेल हो रही है, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, आपको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहे हैं, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, गस्टैटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, ठीक है जी। सिनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक, आगे सारे हम डिस्कस करेंगे हेलुसिनेशंस को। लेकिन हेलुसिनेशंस का मकसद क्या है? फॉल्स परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है जी। अब एक कॉन्सेप्ट दूसरा है इल्यूजन्स, ठीक है जी। अब इल्यूजन्स क्या है? इल्यूजन क्या है? फॉल्स परसेप्शन विद एक्सटर्नल स्टिमुलाई। आपकी परसेप्शन फॉल्स है, लेकिन कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। इसका मकसद क्या होता है कि जो पेशेंट इस तरीके से कहेगा कि जो कोई वायर है, कोई केबल है, किसी जगह के ऊपर लगा हुआ है, वो उसको ऐसा परसीव कर रहा है कि ये अजदहा है, ये स्नैक है, ये सांप है, ठीक है। पंखा चल रहा है, कहते हैं ओ हेलीकॉप्टर आ गया और ये शेलिंग करेगा, ठीक है जी। इस तरीके से आप उसको परसीव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, लेकिन आप उसको फाल्सली परसीव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इल्यूजन। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन आपको मैंने बता दिया, फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। आपका फॉल्स बिलीफ हो लेकिन अनशेकेबल भी हो, साथ साथ में उसको कोई शेक नहीं कर सकता। कोई आपको जितनी भी कॉन्ट्ररी आप कहते हैं कि जी मेरे ऊपर वही आ रही है, और मैं बहुत सारे पेशेंट्स, आप साइकेट्री में अभी चूँकि क्लिनिकल अगर हमें मौका मिलता है जाते हैं, तो पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कहते हैं मेरे ऊपर वही आई थी और मुझे अल्लाह ताला ने फरमान भेजा था कि जी आप जाओ, ये लोग सरकश हो गए हैं और जा कर के इनको तबलीग करो, अगर ये ठीक नहीं हो रहे तो उनको मारो, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रैंडियोसिटी के डिलूजन, रिलीजियोसिटी के डिलूजन्स लोगों को हो रहे होते हैं। आप उनको कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, अभी आप पैगम्बरी का सिलसिला ख़त्म हो गया है, कोई आपको इस तरह आपके ऊपर वही नहीं आ सकती। ये आप जितना भी उनको कहें, आप उनको परसू नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो आपको फॉल्स बिलीव्स होते हैं, आप उनको शेक नहीं करते, शेक नहीं कर सकते कि हम फॉल्स एंड अनशेकेबल क्यों हम इसको कह सकते हैं, कहते हैं कि अनशेकेबल का मकसद क्या है कि जी मतलब डिस्पाइट प्रोवाइडिंग कंट्ररी एविडेंसेस दैट दिस इज़ नॉट समथिंग विच कैन हैपन नॉर्मली, यू कैन नॉट परसू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसको हम इसलिए कहते हैं कि ये अनशेकेबल है, ठीक है। समझ आ गया कि मतलब क्या है कि आप उनको जितना भी बताएं कि जी ये आपके ऊपर वही नहीं आ सकती, मतलब किस तरीके से बात करते हैं, आप उनको जितना भी आपको कायल करने की आप उनको कोशिश करेंगे, वो कायल ही नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में हम उसको कहेंगे, सपोज़ एक बंदा कहते हैं मैं पैगंबर हूँ, ठीक है जी, मेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, ठीक है, मैं जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं वार्ड्स में, ठीक है। तो क्या है, अब वो इस तरह के लोग, इसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अब ये अक्सर आप लोग देखेंगे, आपको एबीसीटी के फॉर्म के अंदर मैं मज़ीद डिटेल के अंदर बताऊंगा कि उसके अंदर जो है एक लाइन होती है कि डिल्यूजन और आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है कि आइडियाज़ ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो रही है या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। अगर आप कॉन्ट्ररी एविडेंसेस देने के ऊपर अगर आप उसको परसू नहीं कर सकते तो डेट्स मीन कि इट इज़ डिल्यूजन। और अगर आप परसू कर सकते हैं फॉर अ वाइल, ठीक है जी, और फॉर सम टाइम, तो दैट्स मीन आइडिया, ठीक है जी। तो मकसद क्या है कि साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर क्या है कि एक या एक से ज़्यादा अगर आपको साइकोटिक सिम्टम्स हो रहे हों साथ साथ में डिप्रेशन के, तो उसको हम कहते हैं साइकोटिक डिप्रेशन।
अच्छा जी, फिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, नाम से आप लोगों को पता होगा। दिस इज डायग्नोज्ड इफ अ न्यू मदर डेवलप्स अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड विद इन 1 month आफ्टर डिलीवरी। इट इज एस्टिमेटेड दैट 10 to 15% ऑफ वेमेन एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर गिविंग बर्थ। ठीक है जी। मतलब इसका पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मकसद क्या है कि मतलब जब आपको डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, मतलब विद इन 1 month या आफ्टर 1 month, और वो परसिस्ट करता है फॉर 1 month और मोर टाइम, तो उसको हम कहते हैं डिप्रेसिव पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ठीक है जी। अब वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हमें थोड़ा सा वो करना है बेबी ब्लूज से। ठीक है जी। अक्सर इस तरह होता है कि जी जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से जब बर्थ हो जाती हैं, ठीक है जी, डिलीवरी हो जाती हैं, तो उसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से तकरीबन 1 हफ्ते तक जो है वो मूड के अंदर अजीब किस्म का चिड़चिड़ापन होता है, और गुस्सा भी ज़्यादा आता है, आवाज़ें भी अच्छी नहीं लगती, और मतलब बंदा ब्लू भी फील करता है। तो मतलब दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, और उस नॉर्मल फिनोमिना को कहते हैं बेबी ब्लूज़। तो बेबी ब्लूज़ इज़ नॉट एसेंशियली पोस्टपार्टम डिप्रेशन, राइट। Postpartum depression is a constant state of emotions which at least persist for 1 month। ठीक है, तो तब ही वो डायग्नोज हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और द सिम्टम इज दैट मच सिवियर विच इंटरफेयर विद योर डेली फंक्शनिंग। तो तब ही हमारे पास पोस्टपार्टम डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, और सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ द पोस्टपार्टम फीमेल के अंदर होता है 10 to 15%। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपका है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है जी। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर नाम से जिसको आप समझ सकते हैं, ठीक है जी, कि अब इसके अंदर क्या होता है कि सीज़न के साथ रिलेटेड है। ठीक है जी। दिस इज़ करेक्टराइज बाय द ऑनसेट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स व्हेन देयर इज लेस नेचुरल सनलाइट। द डिप्रेशन जनरली लिफ्ट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। ठीक है जी। अब इसके अंदर बिहाइंड लॉजिक क्या है? ठीक है जी। अब इसके बिहाइंड लॉजिक ये है कि अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कैसे होता है कि जब आपके दिन की जो डे टाइम है वो कम होता है, तो दिन की रोशनी भी कम होगी, तो उन दिनों के अंदर लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। और जब डे लेंथ जिस तरीके से इंक्रीज़ कर जाती है, जिस तरीके से समर में होता है, स्प्रिंग में होता है कि दिन लंबे होते हैं, तो उस वक्त जो है क्या होता है, उस वक्त आपका जो डिप्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है जी। अब ये क्या है, अब इसके बिहाइंड एक लॉजिक है। ठीक है जी। अब बिहाइंड जो है, अब इस वीडियो के अंदर पूरे पैथोफिजियोलॉजी तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्टली आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि जो आपके रॉड एंड कॉन्स है आपके आइज़ के अंदर, ठीक है, ये सिग्नल्स लेकर के जाते हैं, लेकर के जाती हैं आके सुप्राकियास्मिक रीजन में, और फिर आगे वो जाते हैं पीनियल बॉडी में। ठीक है। अब पीनियल बॉडी जो है वो मेलाटोनिन सिक्रीट करते हैं, जो कि मेन प्रिकर्सर है आपके सेरोटोनिन का। ठीक है जी। अब जब डे लाइट आपके कम हो जाती है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि एंड के ऊपर जो है क्या होता है कि डे लाइट कम हो गई, ठीक है जी, प्रिकर्सर आपका कम हो जाता है, और इवेंचुअली सेरोटोनिन लेवल जो है ब्रेन के अंदर वो आपका ड्रॉप कर जाता है। ठीक है जी। जब आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है, तो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे डे लाइट आपकी बढ़ती हैं, तो क्या हो जाता है कि जी प्रिकर्सर भी ज़्यादा होता है, और फिर इस तरीके से आपका जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन में जो आपके न्यूरॉन्स है, स्पेशली लिम्बिक सिस्टम के अंदर, वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से डिप्रेशन आपका समर के अंदर कम हो जाता है, जबकि डे लाइट आपका ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर आगे हम डिस्कस करेंगे कि मतलब अलग से जो हमारे पास डिसऑर्डर है जिसके अंदर मैनिया, हाइपोमैनिया आपके डिप्रेशन या डिस्थेमिया के साथ जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज करता है। कभी आप हाइज़ के अंदर जाते हैं, कभी फिर आप लोज़ के अंदर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाए, ये थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि DSM-5 का क्राइटेरिया क्या है, कि मतलब इसके अंदर डिप्रेशन इंक्लूजन एंड DSM-5 इसके अंदर क्या है कि एक हमारे पास ग्रीफ है। अब ग्रीफ क्या है कि डोमिनेंट अफेक्ट इज़ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड लॉस।
ठीक है जी, कि आपको कोई एम्प्टीनेस हो रही है, आप जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि आप कोई लॉस का आपको या एक्चुअल हो या परस्यूड हो, ठीक है जी, जिस तरह पश्तो में आप कहते हैं ज़ुलदी तश तश की, ठीक है जी, तो एम्प्टीनेस आपको कोई मतलब एक वैक्यूम सा आपको लाइफ के अंदर फील हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये है, या आप कुछ आपको इस तरह लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को लॉस किया है, इट कैन बी एक्चुअल, इट कैन बी परस्यूड, ठीक है जी। डिस्फोरिया अकर्स इन वेव्स, आपको जो डिस्फोरिया है या गमी आप उसको कह सकते हैं, सैडनेस, ये आपको मतलब वेव्स के अंदर आती हैं। वेसलेट्स विद एक्सपोजर टू रिमाइंडर्स एंड डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है जी। सपोज आपने किसी चीज़ को लॉस किया है, ठीक है जी, कोई भी आपके लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, और मतलब उसकी वजह से आप परेशान हैं, सदमे में हैं, और जब आपको जब रिमाइंड हो जाती हैं, आपको फ्लैशबैक्स होते हैं उस चीज़ की, उस लॉस की, उस डैमेज की, तो फिर आप जो हैं क्या हो जाते हैं, आप डिस्फोरिक हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, ठीक है जी। कैपेसिटी फॉर पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इसके अंदर क्या होता है कि ग्रीफ में से अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा होता है कि आपको कुछ सदमा पहुंचता है किसी भी वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपके अंदर एक पोटेंशियल होता है, जिस तरीके से मेजर डिप्रेशन के अंदर आप सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हैं, आप होपलेसनेस की तरफ चले जाते हैं, सेल्फ इस्टीम डाउन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अब ग्रीफ के अंदर आपके अंदर वो कैपेसिटी होती है, ठीक है जी, तो आपके जो कैपेसिटी हैं कि जी आप उनको क्या करें कि मतलब रिस्टोर करें अपने पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस को, आप जो है उसके अंदर आपकी कैपेसिटी होती है और आप रिस्टोर कर सकते हैं। सेल्फ इस्टीम आपका प्रिजर्व्ड होता है ग्रीफ के अंदर, लेकिन डिप्रेशन के अंदर सेल्फ इस्टीम आपका बिल्कुल लॉस के ऊपर चला जाता है, ठीक है जी। और आपको एक फ्लीटिंग किस्म की थॉट्स होती हैं ऑफ ज्वाइनिंग द डिकीज, सही है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि डिकीज, या मतलब जिस तरह का किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, कोई लॉस, तो आपको इस तरह लग रहा होता है कि आप उनको ज्वाइन करें। अक्सर हम लोग इस तरह सोचते होते हैं ना इनिशियल स्टेज के अंदर कि जी मैं भी इस तरह हो जाता, मैं भी नहीं होता ज़िंदगी में, तो ये ना देखना पड़ता। लेकिन फिर भी आपके अंदर कोई कैपेसिटी होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है आप सेल्फ इस्टीम आपका बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होता, तो वो कैपेसिटी आपकी होती है और आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने पॉजिटिव पोटेंशियल्स को और आप निकल आते हैं उससे। फिर नेक्स्ट है मेजर डिप्रेशन, हमने डिस्कस कर लिया मेजर डिप्रेशन को। डोमिनेंट अफेक्ट इसका क्या होता है, इज डिप्रेस्ड मूड, परसिस्टेंट डिस्फोरिया दैट इज अकम्पनीड बाय सेल्फ क्रिटिकल प्रीऑक्यूपेशन एंड नेगेटिव थॉट्स अबाउट द फ्यूचर। आपको मुस्तकिल तौर के ऊपर क्या होता है, डिस्फोरिया होता है, ठीक है जी। आप जो है मतलब परेशान होते हैं, गमज़दा होते हैं, ठीक है, और आप हमेशा से अपने आप के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है जी। सेल्फ क्रिटिकल प्रीऑक्यूपेशन, और वो इतनी होती है कि इंट्रूसिव थॉट्स आपको आ रहे होते हैं। आप अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, अपने सारी चीज़ों को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है जी। आप अपने कैपेसिटीज़ को, अपने पोटेंशियल्स को, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप क्या करना शुरू कर देते हैं, आप आप उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और नेगेटिव थॉट्स होते हैं फ्यूचर के हवाले से कि मुझे तो कुछ हासिल ही नहीं होना, ठीक है जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, और मेरे तो कुछ गोल्स ही नहीं हैं, मैं तो दुनिया के आगे अंदर कुछ देख ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दुनिया के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। इंटरेस्ट तो तब हम कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीद के ऊपर कायम है, तो आपकी उम्मीदें होती हैं ना कि मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा, डिग्री हासिल कर लूँगा, जॉब आ जाएगा, फिर लाइफ के अंदर ये होगा, फिर लाइफ के अंदर वो होगा, फिर ये सारी चीज़ें। लेकिन वेन एवर यू आर इन मेजर डिप्रेशन, यू विल बी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स, जो कि हम आपको मैंने बता दिया कि जी ये होगा, ये होगा, मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ गोल्स, इन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो यू विल बी लाइक काइंड ऑफ अ पर्सन विच इज़ प्रटी मच डिसअपॉइंटेड विद हिज और हर फ्यूचर, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि जी आप अच्छे खासे जो है अपने फ्यूचर से क्या हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको आपको आ जाते हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा होता है कि चीज़ें मज़ीद वर्सन होगी। तो ये एक लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस और प्लेजर, बहुत कम आपकी कैपेसिटी होती है कि आप हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें या प्लेजर को एक्सपीरियंस करें। और मेंटल हेल्थ के अंदर डेफिनेशन में आप लोग देख लीजिएगा, आपको मैंने बताया था कि एक हेल्दी इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती है, कि वो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करे,
ठीक है जी। रियलिटी को अप्रेस करे, अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज़ करे, ठीक है जी। रियलिस्टिक अप्रोच हो उनका, ज़िंदगी के अंदर वो अच्छे तरीके से प्लान कर सके, अपने आप को तस्लीम कर सके, दूसरों को तस्लीम कर सकें, अपने गिव एंड टेक सोशल इंटरेक्शन से वो सेटिस्फाइड हो, ख़ुद सेटिस्फाइड हो, बाकी लोग उनसे सेटिस्फाइड हो, उनका जो बिहेवियर हो वो नॉर्मल हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या हो जाता है कि मतलब मेजर डिप्रेशन के अंदर आपका ये ऐसा होता है कि जी आपको एनहेडोनिया हो जाता है और आप हैप्पीनेस या प्लेजर को एक्सपीरियंस नहीं करते। वर्थलेसनेस और क्लाउड स्टीम, आपका जो सेल्फ स्टीम होता है वो क्लाउडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह होता है कि बिल्कुल डाउन की तरफ चला जाता है, आपको वर्थलेसनेस का एहसास होता है। और जैसे पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया, सुसाइडल आइडियाज़ अबाउट स्केपिंग लाइफ वर्सेस जॉइनिंग अ लव्ड वन, ठीक है जी। और सुसाइडल आइडियाज़ आपको इस तरीके से आते हैं कि जी जो लोग मर गए हैं लव्ड वन, वो अच्छा है ना, वो आराम के अंदर है, उनको कोई गम नहीं है, तो मुझे भी मरना चाहिए। तो इसकी वजह से, वर्थलेसनेस की वजह से, होपलेसनेस की वजह से आपको सुसाइडल आइडिएशन होती है और उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट के ऊपर जाते हैं। सुसाइड के क्या कंपोनेंट्स है, क्या चीज़ें हैं, जब एक हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन क्या है, DSM-5 की है, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है जी। इसको कहते हैं DMDD। ये एक न्यू डायग्नोज है DSM-5 एडिशन के अंदर। एसेंशियल फीचर इसके अंदर क्या है, सिवियर टेम्पर आउटबर्स्ट विद अंडरलाइंग परसिस्टेंट एंग्री और इरिटेबल मूड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि यूजुअली जो है ये जो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है, पहले हम कहते थे कि जी जो हमारे पास बड़े ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स है, जिस तरीके से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए कहा जाता था कि मतलब दीज कैन नॉट बी डायग्नोज इन पीपल हु आर इन देयर चाइल्डहुड, ठीक है जी, और इन देयर टीन एज, and the rationale behind that was कि जी it is otherwise a common manifestation in this age group, so we should not have to diagnose these things। लेकिन अब ये चेंज हो गया है। किस तरीके से चेंज हो गया है कि बिकॉज के मतलब इन मोस्ट ऑफ द इंस्टांसेस जो है ये 10 साल से पहले के उम्र के अंदर ये DMDD के सिम्टम्स आ जाते हैं, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन के जो सिम्टम्स है वो आ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि सिवियर टेम्पर आउटबर्स्ट होते हैं, आपको जो जो टेम्पर होता है, टेम्परामेंट, आपको मिजाज के अंदर बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो जाते हैं। क्या, जिस तरीके से चीखना, चीज़ें तोड़ देना, ठीक है, और लोगों के ऊपर गुस्सा होना, किसी को मारना, ठीक है, ये सारी चीज़ें टेम्पर आउटबर्स्ट, क्राई करना एक्सेसिवली, तो इसको हम कहते हैं सिवियर टेम्पर आउटबर्स्ट विद अंडरलाइंग परसिस्टेंट एंग्री और इरिटेबल मूड। आप बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर होते हैं और आप बहुत ज़्यादा मूड जो है बहुत ज़्यादा आपका इरिटेबल होता है, छोटी छोटी सी बात के ऊपर जो है आप बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं, ठीक है जी, तो इरिटेबल मूड हो जाता है। अच्छा, अब ये इसके अंदर देखिए टेम्पर आउटबर्स्ट की फ्रिक्वेंसी क्या हो, 2 और 3 टाइम अ वीक, अगर ये हो, ठीक है, ये क्राइटेरिया है कि 2 से 3 मरतबा आपको मतलब टेम्पर आउटबर्स्ट हो रहे हो। ड्यूरेशन क्या है कि टेम्पर आउटबर्स्ट इन द एंड परसिस्टेंटली इरिटेबल मूड बिटवीन आउटबर्स्ट लास्ट एट लीस्ट 12 मंथ्स, ठीक है जी, कि जो टेम्पर आउटबर्स्ट है या और जो परसिस्टेंटली इरिटेबल मूड है, ठीक है, जो इनके बीच में जो हमारे पास जो टाइम है ये कितना हो जाता है, अगर ये 12 मंथ्स तक ये परसिस्ट करता है, ठीक है, और बार बार ये एपिसोड्स आते हैं, जो क्राइटेरिया आगे पहले दिया हुआ है कि टेम्पर आउटबर्स्ट हो, वो आपको मतलब 2 से 3 टाइम्स पर वीक हो रहे हों और 12 महीनों के लिए इस तरीके से ये परसिस्टेंट इरिटेबल और टेम्पर आउटबर्स्ट आपको हो रहे हो, इरिटेबल मूड हो 12 मंथ्स के लिए, तो तब भी हमारे पास सिवियरिटी पर्सन इन टू सेटिंग, प्रेजेंट इन टू सेटिंग एंड सिवियर इन एटलीस्ट 1। अच्छा, मतलब आपके सेटिंग के अंदर 2 सेटिंग के अंदर हमारे पास प्रेजेंट हो और एक सेटिंग के अंदर कम से कम एक सेटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हो। अब वो सेटिंग क्या है, जिस तरीके से स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर दोस्तों के साथ है, कहीं पे खेल रहा है, घर में है,
तो ये सेटिंग्स है, ठीक है। कौन से सेटिंग के अंदर और मतलब ये बहुत सारे सेटिंग्स है, ये जो आपको मैंने बता दिए कि कौन से सेटिंग के अंदर ये ज़्यादा सिम्टम्स आपको हो रहे होते हैं और किसके अंदर फिर ज़्यादा किसके अंदर है, ठीक है जी। एटलीस्ट एक के अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि जी टेम्पर आउटबर्स्ट हो, फ्रिक्वेंट हो, ज़्यादा हो। जिस तरीके से घर के ऊपर आ जाता है तो मतलब तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है, स्कूल में थोड़े से कम है लोगों, ठीक है, बच्चों के साथ लड़ाई कर ली वगैरह, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं। लेकिन घर के अंदर इतना सिवियर हैं कि तोड़ फोड़ भी करते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं, अपने सिबलिंग्स को भी मारते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से दरग नहीं करते, फिर मतलब टेम्पर टेंट्रम के भी शिकार हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर दो सेटिंग के अंदर हो और एक सेटिंग के अंदर ज़्यादा सिवियर हो तो फिर हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास क्राइटेरिया पूरा कर रहा है किस चीज़ का, डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर का। फिर ऑनसेट क्या है, बिफोर एज 10 बट डू नॉट डायग्नोज बिफोर एज 6, ठीक है जी। इसका कट ऑफ क्या है कि अक्सर जो है कहते हैं कि जी 8 से 10 साल के बीच में जो है इसका जो ऑनसेट है हो जाता है 8 से 10 साल के बच्चों के अंदर। लेकिन 6 साल से पहले के अंदर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है कि जी 6 साल से पहले हम डायग्नोज नहीं करते बिकॉज कि उसके अंदर जो है टेम्पर टेंट्रम होते हैं, कभी कभार होते हैं, या फिर कुछ बच्चों के अंदर अक्सर भी होते हैं। तो 8 to 10 ईयर्स इसका ऑनसेट है। कैन नॉट डायग्नोज फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर एज 18। और इसका कट ऑफ क्या है कि जो DMDD है फर्स्ट टाइम जो है एज 18 के बाद उसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते। तो इसका मकसद क्या है कि इसका चाइल्डहुड के अंदर ऑनसेट होता है, ठीक है जी। अब आपने किन चीज़ों को रूल आउट करना है, ये देखना है कि बाइपोलर डिसऑर्डर तो नहीं है, आगे हम डिस्कस करेंगे इन सब डिसऑर्डर्स को। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, ADHD तो नहीं है, ठीक है जी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये भी हम डिस्कस करेंगे। ASD तो नहीं है, ठीक है जी। मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स ये भी हम डिस्कस करेंगे, या सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनको आपने रूल आउट करना है कि मतलब वेदर इट इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, और सिम्टम्स डेफिनेटली इनके डिफरेंट होते हैं, वेदर इट इज़ डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू शुड हैव टू रूल इट आउट, ठीक है जी। एंड देयर आर क्राइटेरियाज व्हेन यू विल रीड आउट एंड अंडरस्टैंड ऑल these disorders, so you will be in a position to better know about whether it is disruptive mood dysregulation disorder or any one of these common rule outs, ठीक है जी। फिर उसके अंदर हमारे पास है नेक्स्ट परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिस तरह आगे हम पहले हमने डिस्कस कर लिया ना, डिस्थेमिया, ठीक है जी। तो इसके एसेंशियल फीचर्स हमारे पास क्या है, इसको अभी DSM 5th एडिशन के अंदर क्या कहते हैं, PDD, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, डिप्रेस्ड मूड प्लस एट लीस्ट 2 अदर डिप्रेसिव सिम्टम्स। आपका डिप्रेसिव मूड आपका डिप्रेस हो और एटलीस्ट 2 दूसरे डिप्रेसिव सिम्टम्स हो। वो दूसरे डिप्रेसिव सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एनहोडोनिया हो सकता है, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम हो सकता है, सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, एवोल्यूशन हो सकता है, वो आपका जो है होपलेसनेस हो सकता है, वर्थलेसनेस हो सकता है, कुछ सुसाइडल आइडिएशन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन क्या है, द सिम्टम परसिस्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, ठीक है जी। अब इसके अंदर एक छोटी सी चेंज क्या है कि 1 ईयर फॉर चिल्ड्रन इन एडोलेसेंस, या चिल्ड्रन या एडोलेसेंस के अंदर अगर ये डायग्नोसिस होती है एडोलेसेंस एज में या फिर चिल्ड्रन में, तो उनके लिए 1 साल है। लेकिन जनरली अडल्ट्स के अंदर चूँकि डायग्नोसिस ज़्यादा है तो जनरली अडल्ट्स के अंदर जो है 2 साल का वही क्राइटेरिया है कि जी 2 साल तक सिम्टम्स हो। मैं इंक्लूड पीरियड्स ऑफ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। अगर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड का कोई छोटा सा सिम्टम सा बीच में आ जाए इन 2 सालों के अंदर, तो फिर डबल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर रूल्स आउट क्या है, बी श्योर इट इज़ नॉट ड्यू टू अनदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है जी, कि कोई और साइकोटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं है। अक्सर लोग सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेस रहते हैं हर वक्त, या ऐसे मेडिसिन यूज़ करते हैं जिस तरीके से बेंजोडाइजेपिन है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, सपोज़ किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ, HIV डायग्नोज हुआ, ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ, या कोई दूसरा मेडिकल कंडीशन जिस तरीके से हमने कहा कि जी हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोपिट्यूटरिज्म है, उसकी वजह से कोई तो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर।
ठीक है जी। अब प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर नेम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसके एसेंशियल फीचर क्या है कि सिग्निफिकेंट अफेक्टिव सिम्टम्स दैट इमर्ज इन द वीक प्रायर टू मेंसेस एंड क्विकली डिसअपेयर विद द ऑनसेट ऑफ मेंसेस। ठीक है जी। अब न्यू डायग्नोसिस है डीएसएम फिफ्थ एडिशन के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर के मतलब कब इसकी जो शुरू कैसे होते हैं कि मतलब मेंसेस स्टार्ट होने से एक हफ़्ता पहले आपको सिम्टम्स आते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं कि मतलब सिम्टम्स इस तरीके से होते हैं कि मतलब अक्सर ये होता है कि वीपिंग स्पेल्स आते हैं। ठीक है जी। रोना, बार बार रोना, वीपिंग स्पेल्स जिसको कहते हैं। ठीक है जी। लोअर अब्डामिनल या बैक पेन होता है। ठीक है जी। बॉडी के अंदर पेन होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है जी। जिसको हम कहते हैं लैसिट्यूड होता है। ठीक है जी। वीकनेस होती है। ठीक है। बातें अच्छे नहीं लगती। ठीक है। और कभी कभार जो है एक एग्रेशन भी आ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी छोटी बात के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं एक हफ़्ता पहले मेंसेस से, और जैसे ही ऑनसेट मेंसेस की स्टार्ट हो जाती है तो फर्स्ट सेकंड डे के ऊपर जो है वो सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ख़त्म होना, कम होना शुरू हो जाती है और थर्ड डे के ऊपर से फिर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सिम्टम थ्रेशोल्ड। अब सिम्टम थ्रेशोल्ड के अंदर एटलीस्ट 5 सिम्टम्स विच इंक्लूड मार्क अफेक्टिव लेबिलिटी। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो एटलीस्ट उसके अंदर क्या है कि 5 सिम्टम जिसके अंदर हमारे पास अफेक्टिव लाइबिलिटी होती है। अफेक्टिव लाइबिलिटी मीन कि जी एक टाइम के अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं, अगले के ऊपर थोड़ा सा नॉर्मल या थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर अगले लम्हे फिर से वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। डिप्रेस्ड मूड। ठीक है जी। या फिर इरिटेबिलिटी या फिर टेंशन। ठीक है जी। और लो फ्रस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड और जो आपको मैंने बता दिए उन सिम्टम्स में से। ड्यूरेशन प्रेजेंट इन ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द पास्ट ईयर एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोस्पेक्टिवली फॉर 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। अब ये ड्यूरेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है कि मतलब 1 साल से पहले से मतलब ये कहानी चल रही हो। ठीक है जी। कि मतलब मेंसेस से एक हफ़्ता पहले फिर ये कंडीशन हो जाती हो, और फिर आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट करें कि नेक्स्ट 2 साइकिल्स आते हैं, मतलब 2 मंथ्स के लिए जो साइकिल्स आते हैं और उसके अंदर फिर से हो, तो फिर कंफर्म डायग्नोसिस हो जाती है पीएमडीडी की। ठीक है जी। एम्पेयरमेंट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और एम्पेयरमेंट हो आपको मतलब एडीएल्स के अंदर उस टाइम में। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या क्या आपने रूल आउट करना है इन एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर। पहले से मेंटल डिसऑर्डर हो तो डेफिनेटली वो मतलब प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर या मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर वो मतलब एक्सासरबेट कर सकता है, तो उसको हमने रूल आउट करना है। जिस तरीके से आपको एमडीडी है तो उस टाइम पीरियड के अंदर एमडीडी जो है वो बहुत ज़्यादा हाइज़ के अंदर चला जाता है, तो उसको हमने फिर क्या करना है, रूल आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अनदर मेडिकल कंडीशन जिस तरीके से माइग्रेन है दैट वर्सन ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल फेज और सब्सटेंस और मेडिकेशन यूज़ है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को हमने रूल आउट करना है। ठीक है जी। अच्छा, कॉजेज़ के ऊपर हमने बात कर ली, जल्दी से इसको हम डिस्कस करते हैं। देयर इज़ नो सिंगल कॉज फॉर डिप्रेशन, मैनी फैक्टर प्ले अ रोल इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, लाइफ इवेंट, मेडिकल कंडीशंस एंड द वे पीपल रिएक्ट टू थिंग्स दैट हैपन इन देयर लाइव्स। और इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज़ है, जिस तरीके से आपका पर्सनैलिटी टाइप आपका क्या है। ठीक है जी। और आपका मतलब फैमिली इंटरेक्शंस आपके कैसे हैं। ठीक है जी। आपकी पर्सनालिटी मॉडलिंग किस तरीके से हो रही है, आपके जो करंट कंडीशन किस तरीके से चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है देयर कैन बी नो सिंगल कॉज। अच्छा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से सिगमंड फ्राइड का हमने डिस्कस किया था कि जी साइको एनालिसिस में कि आपके जो अर्ली लाइफ इवेंट्स हैं वो आपके अनकॉन्शियस के अंदर आपके फेल्यूर्स हुई, आपको कोई चीज़ नहीं मिली, आपको कोई फ्रस्ट्रेशन हुई, कोई एब्यूज़ हुआ, कोई मतलब आपने इस तरह क्रूरटी देखी, आपकी मतलब पेरेंट्स की इंटरेक्शंस अच्छे नहीं थे बचपन में देख लिए, और वो सारे अनकॉन्शियस के अंदर चले गए, तो उनका भी एक रोल होता है। ठीक है। तो देयर इज़ नो वन सिंगल कॉज फॉर डिप्रेशन। यू शुड हैव टू take detailed history and do a mental status examination, but before that you need a detailed
पर्सनल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट एंड वो जो हिस्ट्री है वो काफ़ी डिटेल के अंदर होनी चाहिए, इवन कि उससे उसकी बर्थ हिस्ट्री से लेकर के आगे जब हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें चाहिए कि जी बर्थ हिस्ट्री भी हमें चाहिए, बर्थ ऑर्डर भी हमें चाहिए, ठीक है, मेंटल इलनेसेस के हवाले से जब हम हिस्ट्री लेते हैं, और फिर आपके इन्वायरमेंट, पेरेंट्स के साथ, फिर सिबलिंग्स के साथ, ये सारा तो उनका एक बड़ा अमल दखल होता है। तो हमने पहले डिस्कस किया था, तो जल्दी जल्दी से उसको करते हैं कि जी जेनेटिक्स। रिसर्च शोज दैट डिप्रेशन रन्स इन फैमिलीज एंड दैट सम पीपल इनहेरिट, ठीक है जी, contagions that make it more likely for them to get depressed. Not everyone who has the genetic makeup circuit for depression get depressed, though, and many people who have no family history of depression have condition. So although genes are one factor, they aren't a single cause of depression. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात की गई है वो समझा रहा हूँ कि भाई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन अगर आपके हैं तो आप ज़्यादा लाइबल है कि आपको डिप्रेशन हो, आप ज़्यादा वल्नरेबल है कि आपको डिप्रेशन हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, दिस इज़ नॉट द ओनली सिंगल कॉज फॉर डिप्रेशन। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं तो आयन मुमकिन है कि बाकी लोगों से ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो, लेकिन कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर भी प्रेजेंट करती हैं। सपोज़ एक एग्जांपल आपको देखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ना हो तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, तो ये सिंपल सिंगल कॉज नहीं है। आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है, लेकिन क्या है कि आपको इन्वायरमेंट क्या मिला, अच्छा मिला, ठीक है जी, आप का बर्थ ऑर्डर सही है, आपके जो पेरेंटिंग है वो सही तरीके से हो गई, फिर आपका पीयर ग्रुप भी अच्छा है, स्कूलिंग भी अच्छी हुई, लाइफ अच्छी तरीके से जा रही हैं, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिकली जो है आप डेवलप हुए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके अंदर है। तो हो सकता है आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, कोई स्ट्रेसर्स इतने ज़्यादा नहीं है, सोशल स्ट्रेसर्स का सामना नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है आपको डिप्रेशन ना हो। लेकिन ऐसा बंदा जो कि जेनेटिकली प्रीडिस्पोज नहीं है, लेकिन उसकी बर्थ के अंदर कोई मतलब हेड इंजरी हो गई, या फिर मतलब पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, अनसेटिस्फैक्ट्री रही, पेयर अच्छा नहीं है, स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स है, फिर बाद में जा कर के लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट दैट पर्सन कैन हैव डिप्रेशन, ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक्स मतलब इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच कैन कंट्रीब्यूट टू डिप्रेशन इफ़ यू आर एक्सपोज टू सर्टन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज नहीं है तो हो सकता है कि आपके अंदर एक स्टेमिना ज़्यादा हो कोपिंग का, लेकिन अगर आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज नहीं हैं लेकिन आपके साथ हालात ही ऐसे चल रहे हैं लाइफ के अंदर, या कोई पर्सनालिटी टाइप आपका ऐसा है, तो हो सकता है आपको डिप्रेशन हो जाए। फिर लाइफ इवेंट हमने डिस्कस किए थे कि द डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर, आपको कोई बेरेलमेंट हो जाती है, फ्रेंड और पेट, इवन कि बहुत सारे लोग जो है अपने पेट के साथ ज़्यादा पालतू जानवरों के साथ ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैंने देखा है अपने एक फ्रेंड को डिप्रेशन के अंदर चला गया था, जो उसका एक बर्ड था फॉरेन से उसने मंगवाया था, तो मतलब इवन पेट के ऊपर हो, मतलब इट इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस टू योर लाइफ इवेंट्स, तो मतलब उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। तो नॉर्मल ग्रीफ से, जैसे आगे हमने डिस्कस किया, वो उससे आगे चला जाता है एंड समटाइम्स लीड टू डिप्रेशन। अदर डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स सच एज व्हेन पेरेंट्स डिवोर्स, ठीक है जी, सेपरेशन हो जाती है, रीमैरी करते हैं, या मतलब तो उसकी वजह से डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है, बढ़ सकता है। इवन इवेंट even like moving or changing schools can be emotionally challenging though that a person becomes depressed, ठीक है जी। कभी कभार जिस तरह से आप लोगों को पहले मैंने बता दिया कि माइग्रेशन हो गई, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज की, वहाँ पे आपको कोलीग्स अपने क्लास फेलोज सही नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ें भी अफेक्ट कर सकती हैं। सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़ हमने डिस्कस किया, आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी चीज़ें हैं। इट आल्सो कैन कॉज केमिकल चेंजेस द ब्रेन दैट अफेक्ट मूड, ठीक है, ब्रेन के अंदर क्या चीज़ें मतलब स्पेशली लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपका सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन लेवल कम हो जाता है, और उसके अंदर हमने जिस तरह से बात की, फिर अल्कोहल एंड सम ड्रग्स आर नोन टू हैव depressant effects. The negative social and personal consequences of abuse also can lead to severe unhappiness and depression. सिर्फ ये नहीं, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं
ये एसोसिएटेड क्या चीज़ें हैं कि मतलब सोशल, जिस तरीके से एक स्टिग्मा है ना कि फैमिली के अंदर आपको लोग मना करते हैं, वहाँ पे लोग परेशान होते हैं, आपके दोस्त परेशान होते हैं आपके मतलब एब्यूज़ की वजह से, सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको स्टीम आहिस्ता आहिस्ता से डाउन हो जाता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। या फिर लोग आपके ऊपर स्टिग्मा लगा देते हैं कि चरसी है, शराबी है, नशी है, ठीक है जी। तो ये सोशल स्टिग्मा एसोसिएट कर लिया, सोशल एट्रीब्यूट लोग करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है जी। मेडिकल कंडीशंस थोड़े से हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है जी। सर्टन मेडिकल कंडीशन कैन अफेक्ट हार्मोन बैलेंस एंड अदर हैव एन इफेक्ट ऑन मूड। सम कंडीशन सच जिस तरह से आपको मैंने बता दिया, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोपिट्यूटिज्म है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से आर नोन टू कॉज अ डिप्रेस्ड मूड इन सम पीपल, ठीक है जी, डायरेक्टली, और कुछ डिजीज़ इनडायरेक्टली हमारे पास डिप्रेशन को कॉज कर सकती हैं। अच्छा जी, इलनेसेस ऑफन को एग्जिस्ट विद डिप्रेशन, कौन कौन सी बीमारी है जो कि डिप्रेशन के साथ जो है को एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है जी। डिप्रेशन ऑफन को एग्जिस्ट विद अदर इलनेसेस, सच इलनेसेस में प्रीसीड लीड टू डिप्रेशन, कॉजेज इट और अ बी कंसिक्वेंस ऑफ इट। कुछ डिजीज़ इसकी कॉज हो सकती हैं, कुछ इसके कंसिक्वेंसेस हो सकती है। इट इज़ लाइकली दैट द मैकेनिक्स बिहाइंड द intersection junction of depression and other illnesses differ from every person and situation। इसलिए कि हर एक इंसान के अंदर ये डिफरेंट होता है कि सपोज जैसे आपको मैंने कह दिया ना कि कोई ऐसी बीमारी है जो कि डिप्रेशन को लीड कर सकती है, जिस तरीके से हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोपिट्यूटिज्म, हेड इंजरी की हमने एग्जांपल ली, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो इनडायरेक्टली इसको कॉज कर सकती हैं, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो कोई एक अलार्मिंग डायग्नोज कैंसर के साथ डायग्नोज, ट्यूबरकुलोसिस के साथ, HIV के साथ तो डायग्नोज हुआ तो डिप्रेस हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डिप्रेशन के बाद आपको हो सकती है। आप डिप्रेशन है तो आपको साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग आप सेटिंग करते हैं उसके अंदर आपको डिस्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको गेस्ट्राइटिस हो सकता है, गेस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। तो मतलब कौन कौन सी एंग्जाइटी डिसऑर्डर सच एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल फोबिया एंड जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जब हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन के जी OCD क्या है और क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है। तो को एग्जिस्ट करते हैं विद मूड डिसऑर्डर्स इन सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ परवेसिव अमंग द US पॉपुलेशन। सब्सटेंस अब्यूज़ इवन US पॉपुलेशन में नहीं, हमारे पॉपुलेशन के अंदर भी जो बहुत सारा डिप्रेशन है किस वजह है, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से है। तो ये चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। Depression also often coexists with other serious medical illnesses such as heart disease, stroke, cancer, HIV/AIDS, diabetes, Parkinson's disease. Studies have shown that people who have depression in addition to another serious medical illnesses tend to have more severe symptoms of both depression and medical illness, more difficulty adapting to their medical condition, and more medical cost than those who do not have the coexisting depression. Research has yielded increasing evidence that treating the depression can also help improve the outcome of treating the co-occurring disease। ठीक है जी, मतलब ये हाथ हाथ चलती हैं दोनों चीज़ें। आपको डिप्रेशन है साथ में तो आपको बर्डन इंक्रीज़ हो गया, डिप्रेशन साथ साथ में तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जब आप डिप्रेशन के अंदर है तो साथ में जो को एग्जिस्टेंट डिजीज़ है वो भी क्या हो जाती है, वो भी मतलब उसकी जो प्रोग्नोसिस है वो कम हो जाती है। या जिस तरीके से आप डिप्रेशन को अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो उस डिज़ीज़ की प्रोग्नोसिस भी अच्छी हो सकती हैं साथ साथ में, ठीक है जी। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, तो उसके ऊपर वो नहीं कि रिसर्च इंडिकेट दैट डिप्रेसिव इलनेसेस और डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी सच एज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, have shown that the brains of the people who have depression look different than those of the people without depression. The parts of the brain responsible for regulating mood, thinking, sleep, appetite, and behavior appear to function abnormally. In addition, important neurotransmitter that brain cells use to communicate appear to be out of balance। इसके अंदर हमने कहा कि जी जब इमेजिन करें तो उसके अंदर आप जिस तरीके से देखें कि जी आपका लिम्बिक सिस्टम और वगैरह, उसके अंदर नॉर्मल पेशेंट से डिस्टॉर्शंस जो है देखी गई है रिसर्च के अंदर। जब आप MRI करते हैं, स्कैन्स करते हैं, पेट स्कैन करते हैं और इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो भी आपको इम्बैलेंस का मिलता है। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन
ठीक है जी। अब पीपल विद डिप्रेसिव इलनेस डू नॉट ऑल एक्सपीरियंस द सेम सिम्पटम्स। ज़रूरी अब ये हाँ बात है कि जी हर एक डिप्रेशन के अंदर जो बंदा है वो उनके सिम्पटम्स एक जैसे नहीं होते। सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल हैं जिनके ऊपर सिम्पटम्स डिपेंड करते हैं। तो एक जैसे सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन फ्रीक्वेंटली हमारे पास जो सिम्पटम्स होते हैं और ड्यूरेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, या फिर उसके अब ये जो हमने डिस्कस कर दिया है कि जी परसिस्टेंटली सैड होगा, एंग्शियस होगा, एम्प्टीनेस की फीलिंग होगी, होपलेसनेस होगा, उसके अंदर पेसिमिज्म ज़्यादा होगी, पेसिमिस्टिकली थिंक करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा लोगों के ऊपर, फीलिंग ऑफ गिल्ट हर वक्त उसको होगी कि जी बस कोई छोटी सी चीज़ है उसके ऊपर भी उसको गिल्ट फीलिंग होगी, उसको अपने डिजीज़ के ऊपर भी गिल्ट फीलिंग होगी, अपने कैपेसिटीज़ के ऊपर गिल्ट फीलिंग होगी, अपने अचीवमेंट के ऊपर वो गिल्टी होगा, वर्थलेसनेस का होपलेसनेस जैसे हमने कही, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ वंस प्लेजरेबल, ठीक है जी, जिस तरह से इंक्लूडिंग सेक्स, जिस तरह आपको मैंने एनहेडोनिया कहा, फटीग एंड डिक्रीज्ड एनर्जी, डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग, रिमेंबरिंग डिटेल्स एंड मेकिंग डिसीजन। हाँ, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि डिप्रेशन के अंदर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है। जब लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती है, जिस तरह से एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, तो उतना ही आपका जो स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है, ठीक है जी। तो जैसे आपका स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपकी मेमोरी भी कम हो जाती है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी कम हो जाता है, ठीक है जी। इंसोम्निया, अर्ली मॉर्निंग वैकफुलनेस और एक्सेसिव स्लीपिंग दोनों हो सकती है। इंसोम्निया हो सकता है या एक्सेसिव स्लीप हो सकता है, ठीक है जी। या जिस तरह से आपको मैंने कहा एनोरेक्सिया हो सकता है, पॉलीफेजिया हो सकता है, ओवर ईटिंग या पॉलीफेजिया या एपेटाइट लॉस एनोरेक्सिया, सुसाइड थॉट, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ठीक है जी। परसिस्टिंग एक्स और पेन, आपको बॉडी एक्स होते हैं, आपको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉन्डरिंग पेन, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, हेड एक्स होता है, क्रैम्प्स, डाइजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम दैट डू नॉट ईज इवन विद ट्रीटमेंट, ठीक है जी। अब ये आगे आप देख लीजिएगा कि डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन के अंदर कोई ज़्यादा मतलब डायग्नोस्टिक्स की ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस कि जी वी एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी समथिंग विच कैन गो रॉन्ग विद द ब्रेन, ठीक है जी। फिर उस सिचुएशन के अंदर ईईजी, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ख़दशा हो तो लंबर पंक्चर, वीडीआरएल, ऐसे मतलब डिजीज़ के अंदर लाइम एंटीबॉडी, सेल काउंट, या मतलब ब्लड केमिस्ट्री, प्रोटीन या इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर ज़रूरत हो, लेकिन ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं होता, यूजुअली हम ये नहीं करते, ठीक है जी। ईईजी होती है, कभी कभार सिटी स्कैन, एमआरआई की ज़रूरत आ जाती है, ठीक है जी। और अगर कोई ख़दशा हो तो वेनीरियल डिजीज़ रिसर्च लेबॉरेटरी वीडीआरएल करते हैं एसेफेलिस के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए टेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आगे ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, तो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, कि एंटी डिप्रेसेंट वर्क टू नॉर्मलाइज नेचुरली अकरिंग ब्रेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसके अंदर हमारे पास नोटेबली सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन है। अदर एंटी डिप्रेसेंट वर्क ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है जी। ये आगे डिटेल में साइंटिस्ट स्टडिंग डिप्रेशन हैव फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर ऑफ द एग्जैक्ट वेज इन विच दे वर्क, लेकिन अभी तक बहुत सारे रिसर्च के ऊपर हो गई हैं, जिसके अंदर हमारे पास एस एस आर आईज़ है, एस एन आर आईज़ है, एम ओ आईज़ है, तो ये आगे हम मेडिसिन के अंदर डिटेल में करेंगे साइकोफार्माकोलॉजी में, ठीक है जी। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन आर कॉल्ड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एस एस आर आईज़, ठीक है जी। जिस तरीके से फ्लॉक्सिटिन है, सेटलोप्राम है, एसिटलोप्राम है, सर्ट्रालिन है, ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा जी, फिर सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है जी। एस एन आर आईज़ के अंदर जिस तरह का सेवनलाफेक्सिन है, डिस्कस करेंगे डिटेल में मोड ऑफ एक्शन सारा, ठीक है जी। इसके अंदर वेनलाफेक्सिन है, डिलॉक्सिटीन है, ठीक है जी। फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है हमारे पास, ठीक है जी। और ट्राईसाइक्लिक के जो स्ट्रक्चर जो है उनका इस तरीके से हैं, दैट्स वाई जो है उनको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं। फिर एमओआईज़ है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं कि ये बेसिकली रीअपटेक के ऊपर उनका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। आप लोग जानते होंगे फिजियोलॉजी में से कि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज क्या करता है कि जब ये रिलीज़ होता है तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को, डोपामीन हो गया, जितनी भी अमाइंस है,
ठीक है जी। डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, तो उनको डिग्रेड करती हैं। तो आप उस एंजाइम्स को उसके थ्रू इनहिबिट करते हैं, वो रिलीज़ नहीं होता। तो आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होता है कि उसमें वो नॉरएपिनेफ्रिन डिग्रेड नहीं होता या सेरोटोनिन डिग्रेड नहीं होता, आहिस्ता-आहिस्ता से बढ़ना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन एमएओआईज़ जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होते। ठीक है जी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा नर्सिंग कंसिडरेशन इसके, ठीक है। क्या नर्सिंग कंसिडरेशन आगे आप लोगों को डिप्रेशन के अंदर फिर मज़ीद आप लोगों को मैं इसके नर्सिंग कंसिडरेशन आपको सेंड कर दूंगा। फिर मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो है हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो है जो एसएसआरआईज़ उसके अंदर हेडेक है जो कि यूजुअली कम टाइम के लिए होता है, नौसिया है, ठीक है जी, इंसोम्निया, नर्वसनेस है, ठीक है जी। कभी कभार जो है एजिटेशन है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके अंदर, जिस तरीके से आपका जो लिबिडो कम हो जाता है, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डिलेड एजुकुलेशन है, इनएबिलिटी टू ऑर्गेज़म है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर ज़्यादातर जो है उसके अंदर क्या है कि ड्राई माउथ है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लैडर के प्रॉब्लम्स है, ठीक है जी। डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं इसके अंदर, ब्लर्ड विजन है, ठीक है जी, लेकिन मतलब कुछ टाइम के लिए, ड्राउजीनेस है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आगे डिटेल में हम डाइट के अंदर क्या है कि स्पेशली जो पेशेंट्स जो है एमएओआईज़ लेते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि मतलब वो ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है जी। लेकिन ऐसे लोग जो हमारे पास टायरामीन रिच फूड है, जो एमएओआईज़ लेते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, तो ये चूँकि टायरामीन प्रिकर्सर है उसका, तो जिन फूड के तो फिर एमएओआई हमारे पास जो मोनो अमाइन है ऑक्सीडेज है, वो ज़्यादा हमारे पास उसका फिर वो क्राइसिस हो जाता है। तो ये चूँकि प्रिकर्सर है, तो जो फूड टायरामीन रिच है उसको हमें नहीं देना है पेशेंट्स को, ठीक है जी। जिस तरीके से सोया सॉस है या फिर मतलब लीवर है या चीज़ है, इस तरीके से इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी। और फ़ोटोथेरेपी आप देखें, ये भी एक ट्रीटमेंट है। फ़ोटोथेरेपी उन स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि सीज़नल सॉरी साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी है। सेवरल टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, जिस तरह के अंदर टॉक थेरेपी है, कुछ पेशेंट्स को साइको एनालिसिस की तरफ लेकर के जाना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी की जाती है, ठीक है जी। और टॉक थेरेपी जिसको हम कहते हैं कि जी कैथारसिस, ठीक है जी, वर्बल कैथारसिस, ये भी एक थेरेपी है। लाइट थेरेपी भी एक होती है, ठीक है जी। तो लाइट थेरेपी के अंदर ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जो कि हमारे पास वो होते हैं, और स्पेशल किस्म की लाइट्स होती हैं। ऐसे पेशेंट्स जो कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के होते हैं, और ऐसे पेशेंट जो कि फिर वो हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं मेडिकेशन को, तो उनको ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी पर आखिर में ट्रीटमेंट है, ठीक है जी। तो आगे आप लोग देख लीजिएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, और फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। व्हाट्सएप के ऊपर हम इसके जो कोई आपको कन्फ्यूजन्स हो तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।